प्रकृति में पाए जाने वाले समस्त पदार्थ परमाणु से मिलकर बने होते हैं और ये परमाणु तीन मूल तत्व प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं जो परमाणु के केंद्र में स्थित होता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के नज़दीक होते हैं वे प्रबल बंध यानी कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे होते हैं और जो दूर होते हैं वो अपेक्षाकृत नाभिक के कम बल से बंधे होते हैं। चालक या पदार्थ ऐसे बहुत से परमाणुओं से निर्मित होता है। ये बाह्य इलेक्ट्रॉन जो कम कूलाम के कारण बंधे होते हैं थोड़े से बाह्य बल देने पर मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है उसे चालक और जिनमें कम होती है उसे कुचालक कहा जाता है। यह पदार्थ या चालक में मुक्त अवस्था में यादृच्छ अर्थात अनिश्चित इधर उधर घूमते रहते हैं। जब इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाह्य बल अर्थात एक्सटर्नल फोर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर दिया जाता है तो यह इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में पंक्तिबद्ध होना शुरू होते हैं और यह हम इस चालक के सिरों पर विभव उत्पन्न करने से करते हैं। जब हम विभव उत्पन्न करते हैं तो इस चालक में आवेश इकट्ठा या संग्रहण होना शुरू हो जाता है। क्या आप जानते हैं इस प्रकार किसी चालक के आवेश की संग्रहण करने के गुण को क्या कहते हैं? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और यदि नहीं तो बने रहे इस वीडियो में। स्वागत है आपका आपके और मेरे अपने चैनल अधिगम में, जहां हम सीखने के सफ़र का आनंद लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। जैसे जैसे हम चालक के सिरों पर विभवांतर बढ़ाते जाते हैं चालक में आवेश संग्रहित होने लगता है। एक सीमा के बाद चालक में आवेश इकट्ठा होना बंद हो जाता है। जैसे इस उदाहरण में हमने एक चालक लिया है जिस पर हम विभव V प्रदान कर रहे हैं और V बढ़ाने पर चालक में धनावेश इकट्ठा होता जा रहा है। एक समय पश्चात या सीमा पश्चात चालक आवेश को इकट्ठा करना बंद कर अपने चारों ओर आवेश को निस्तारित करेगा, यानी कि अपनी सराउंडिंग में उस आवेश को फैलाना शुरू कर देगा। अगर इस क्षण हम कोई अन्य चालक इसके नज़दीक रख दें तो प्रेरण के कारण यानी कि इंडक्शन इफेक्ट के कारण वह चालक भी आवेश इकट्ठा करना लगेगा और यह इस चालक से के समान ही होगा। यानी कि अगर हम पहले वाले चालक को धनात्मक आवेश दे रहे हैं तो यह चालक भी धनात्मक आवेश इकट्ठा करता जाएगा और इस चालक की दूसरी ओर उसके विपरीत ऋणात्मक आवेश इकट्ठा होने लग जाएगा। यदि इस सिरे को ग्राउंड या न्यूट्रल या उदासीन किया जाए, यानी कि इससे हम चार्ज को डिस्चार्ज कर दें, अनावेशित करें, तो इस चालक पर और अधिक आवेश इकट्ठा किया जा सकता है, जिस कारण पहले चालक के आवेश ग्रहण करने की भी क्षमता बढ़ जाती है। यानी कि दूसरे आवेश को दूसरे चालक की जैसी ही कैपेसिटी बढ़ जाएगी धारण करने की तो वो पहले चालक की भी धारिता को बढ़ा देगा। हम देखते हैं इसके मैथमेटिकल सिद्धांत को, कैसे हम किसी भी चालक की धारिता या उस कैपेसिटर की संधारित्र की धारिता को ज्ञात कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको एग्जाम्पल उदाहरण से दिखाया कि एक प्लेट है जिसको हमने धनावेशित किया और एक समय के बाद उसने चार्ज को निस्तारित करना शुरू किया और उसके समीप रखी जो दूसरी चार्ज है उसने इसको संग्रहण करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार की युक्ति को जिसमें हम किसी भी एक चालक की धारण करने की क्षमता बढ़ा देते हैं तो उसको हम कहते हैं कैपेसिटर यानी कि संधारित्र। एक ऐसी युक्ति जिसमें दो चालकों के कारण किसी युक्ति में आवेश को संग्रहण किया जाता है उसे हम संधारित्र या कैपेसिटर कहते हैं। अब इनके कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः या तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र का तात्पर्य है कि जिस प्रकार हमने अभी उदाहरण में देखा कि दो प्लेटें आपके समान आकार की होंगी और एक दूसरे से प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी पर यानी कि समानांतर होंगी, तो ऐसी युक्ति को हम कहेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दूसरे प्रकार की जो होती है वो होती है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल का मतलब उसका शेप क्या होगा? गोलाकार होगा और ये गोलीय कोश होगा, दो गोलों के खोखली जगह में मिलकर ऐसा युक्ति हम बना सकते हैं।
जैसा कि मैंने आकृति में आपको दिखाया है, ये एक गोला है और इसके बाहर भी गोला है और बीच का स्पेस आपका खाली है। तो इनके कारण जो है एक संधारित्र बनेगा, जिसे हम स्फेरिकल कैपेसिटर या गोलीय कोश संधारित्र भी कहते हैं। तीसरा होता है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, यानी कि बेलनाकार संधारित्र। इस प्रकार के नाम से आप समझ गए होंगे कि यह जो संधारित्र है वो बेलन के आकार का होगा। इसमें हम दो बेलनों को इस प्रकार रखेंगे कि उनके मध्य, दो बेलनाकार चालकों के इस प्रकार रखेंगे कि उनके मध्य का स्पेस खाली रहेगा। तो यह दो चालकों के रूप में कार्य करेगा, जिसे हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहते हैं। अब इसके सिद्धांत को गणितीय रूप में जानते हैं कि कैसे ये काम करता है। मान लीजिए कोई एक चालक है जिसका क्षेत्रफल हमने A लिया है और इसके समान ही दूसरा चालक है जिसका भी क्षेत्रफल इसके बराबर है और यह एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है। तो अब मान लीजिए इसमें पहले वाली प्लेट को हम V वोल्टेज देने पर इसमें प्लस Q आवेश उत्पन्न होता है। तो इसके ठीक अपोजिट दूसरे वाले सिरे पर माइनस Q आवेश इकट्ठा होगा, जैसा मैंने अभी पहले उदाहरण में आपको बताया। मान लीजिए इनकी मध्य की दूरी D है, तो हम इसको जब वोल्टेज V प्रदान कर रहे हैं तब ये केस हो रहा है। यहाँ पर मान लीजिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेटों के मध्य आरोपित किया वो E है, और इस E को निरूपित करने के लिए हम एक फॉर्मूला जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में सॉल्व किया है या निगमन किया है उसे आप देख सकते हैं। इसका मान होता है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। E इक्वल टू V अपॉन डी। अब ये फॉर्मूला हमें मिला हुआ है, इससे सिंपली हम V की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो V, अब E जो है इसके डिनोमिनेटर में है, तो इधर अगर लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो E डॉट डी यानी कि E से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमको ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। अब यहाँ पर हम गॉस का लॉ यूज करेंगे। गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टोटल कंटेंट चार्ज बाय द सरफेस। तो अब ये जो Q है यानी कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला यानी कि जिससे डेफिनेशन से इसको बनाया गया है वो होता है E डॉट ए। तो इन दो समीकरणों को एक साथ लिखने पर हम पाते हैं तो फाई इक्वल टू फाई अपॉन ए इक्वल टू ई, यानी कि यहाँ से E अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो E क्या आएगा, E आएगा फाई अपॉन ए। तो फाई अपॉन ए आएगा, तो यहाँ से हम फाई की वैल्यू समीकरण 1 से रख देंगे, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और A इसके नीचे। तो इस प्रकार जो ये फॉर्मूला मैंने लिखा है ये दो फॉर्मूले से मिलकर इसको बनाया गया, यानी कि फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 जो गॉस लॉ है, और दूसरा जो सिंपल परिभाषा के अनुसार हम फ्लक्स के निर्धारित करते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट ए, जहाँ ई विद्युत क्षेत्र और ए उस पदार्थ का सरफेस एरिया। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, हमें V निकालना है। तो V निकालने के लिए हम E का फॉर्मूला रख देंगे, यानी कि E डॉट डी। तो E की जगह ये आ जाएगा Q एप्सिलॉन 0 A इंटू डी, यानी कि E की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन 0 A इंटू डी। अब सिंपली हमें क्या निकालना है, हमें जो निकालना है वो प्राप्त करना है धारिता। और धारिता कैसे निकलती है, C इक्वल टू Q अपॉन V, इस तरीके से निकलती है। तो यानी कि Q अपॉन V का हमने रिलेशन लेना है। तो यहाँ Q तो है, V हमारे लेफ्ट साइड में है, तो हम क्या करेंगे, इसको राइट साइड लेके आने की कोशिश करेंगे और बाकी टर्म्स दूसरी ओर लेके जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे हमें क्या प्राप्त होगा, V इज इक्वल टू Q एप्सिलॉन 0 A हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन 0 A यानी कि जो ये डिनोमिनेटर में था इसे लेफ्ट साइड ले गए तो ये न्यूमरेटर में आ गया, और V को हम राइट साइड में ले गए, यानी कि इसे इस प्रकार हमने सॉल्व किया। ये हो जाएगा V, अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो ये होगा V एप्सिलॉन 0 A इज इक्वल टू Q इंटू डी, इस तरीके से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, V को इस ओर लेके जाना है, तो एप्सिलॉन 0 A यहीं रखेंगे। इसे दूसरी ओर ले जाने पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 A इक्वल टू Q डी अपॉन
V। तो QD/V यही यहाँ लिखा गया है इस फॉर्मूले में। उसके बाद फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस D को इस ओर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ε0A, ये इधर गुणित हो रहा है तो यहाँ भाग में चले जाएगा Q/V। और Q/V क्या है, Q/V क्या है, कैपेसिटेंस यानी कि संधारित्र की धारिता। तो इससे हमने इस फॉर्मूले से C की वैल्यू निकाल दी, यानी कि C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ε0A/D। तो इस प्रकार ये आप फाइनल फॉर्मूला यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा ε0A/D। ये बहुत बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार फिर से इसे तैयार कर लें। यानी कि हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हमें विभव उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे इसमें प्लस चार्ज हो रहा है उत्पन्न, यानी कि ये संग्रह कर रहा है। इसके इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट में भी -Q चार्ज हो रहा है, जिसकी इन दोनों की प्लेटों की एरिया हमने A ले रखी है और इनके बीच की दूरी D ले रखी है। तो E=V/D यानी कि सिंपल फॉर्मूला एक हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे, फर्दर हमें V की फॉर्मूला निकालेगा। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q/V। तो Q कहाँ से, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले कैलकुलेट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप गॉस लॉ यानी कि φ=1/ε0Q से निकालेंगे और उसके बाद इसकी जगह पर ये वैल्यू रख देंगे। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास V की वैल्यू V=Q/0A/D आ जाएगी। देन हम इसको फर्दर Q/V के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें धारिता प्राप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये देख लिया। अब बात आती है कि अगर इसके मध्य, इन दोनों प्लेटों के मध्य अगर कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख दें, कोई दूसरा मीडियम रख दें, तो इसमें हमें क्या इफेक्ट होगा। तो जब भी हम देखते हैं, सिंपली जो कांस्टेंट होता है, यानी कि इसको हम डाइलेक्ट्रिक रेशियो भी कह सकते हैं। मान लीजिए ये शीलता है, ये विद्युतशीलता है किसी मीडियम में, कोई भी मीडियम हो सकता है, पानी, हवा या अन्य माध्यम। और ये ε0 का मतलब है ये है वैक्यूम में, यानी कि वैक्यूम में आपकी विद्युतशीलता कितनी है। तो इस दोनों के अनुपात को हमने K से प्रदर्शित किया है। तो यदि हम देखें तो यहाँ से E की जगह ε0K, यानी कि ये K टाइम्स ऑफ ε0K गुना हो जाएगा। तो इसी वैल्यू को हम जहाँ जहाँ हमारा फॉर्मूला है उसमें रख देंगे, तो जहाँ पर ε था उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, ε0K। अगर मान लीजिए किसी भी कैपेसिटर के मीडियम में, जो मीडियम था उसका कैपेसिटेंस है εA/D, जो पहले वाले फॉर्मूले से हमने लिया है, और जो निर्वात में था यानी कि C0 होगा ε0A/D। तो यहाँ पर अगर हम E की जगह ε0K का मान रख लें, जैसे हमने यहाँ देखा ε0 की जगह हमने ε0K रख दिया, ये वैल्यू रख दी, तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, यानी कि K टाइम्स ऑफ जो भी उसका पहले कैपेसिटेंस रहा है। तो इस प्रकार जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक हम मीडियम में डालते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस K टाइम्स यानी कि उसकी गुना बढ़ जाती है, जो उन दोनों का अनुपात होता है, निर्वात और मीडियम का। तो इस प्रकार जब भी कोई डाइलेक्ट्रिक फील किया जाता है तो उसमें उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद को शेयर कीजिए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इसी प्रकार की जानकारी फिर से ला सकूं। तब तक मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंजॉय कीजिए। गुड बाय। देखने के लिए धन्यवाद।